चलिए। जय हिंद साथियों, नमस्कार। मैं पराशर मुनि आपका स्वागत करता हूं द नॉलेज बिहार पे। और चूंकि बिहार दरोगा का जो नया वैकेंसी आया है, नया जो नोटिफिकेशन आया है, उसमें 5 तारीख से ही आपका फॉर्म फिलअप करने का डेट है। और आज तो मतलब 6 तारीख हो गए, एक दिन निकल भी गया। और उम्मीद है कि लगभग आपका एग्जाम जो है दिसंबर तक में भी पॉसिबिलिटी बनता है कि हो ही जाएगा, क्योंकि इलेक्शन से पहले उनको ये इसको फिनिश करना है। ऐसे भी ऑलरेडी वैकेंसी लेट हो चुकी है। तो आप लोग जो है एकदम जी जान से मेहनत कीजिए और एक सटीक तैयारी कीजिए ताकि रिजल्ट तक पहुंच पाइए, है ना। सब जगह इधर उधर भटकने से अच्छा है कि आप कमरे पे बैठिए और चीज़ों को अच्छे से एनालाइज कीजिए, अच्छे से समझिए उसको, और प्रैक्टिस कीजिए और बनाइए, सेट बनाइए। और अपने जहाँ जहाँ डाउट्स हैं आप एक बार देख लीजिएगा। हम भी एक सेशन लाएंगे जिसमें जितना भी प्रीवियस ईयर्स के क्वेश्चन जो हैं, है ना, जितने प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन आए हैं, हम उसको भी आपके सामने मैं रिव्यू करूंगा कि कहाँ कहाँ से आपको और बदलाव करने की ज़रूरत है, आपकी तैयारी को और अच्छा करने की ज़रूरत है। तो आज मैं जो है ज्योग्राफी का एक सेशन लेकर आया हूँ, और आई होप कि अच्छा ही होगा। और जो है देखते हैं कितना हम इसमें बेहतर कर सकते हैं। उम्मीद है कि मैं अच्छा ही करूँगा। तो चलिए मेरे साथ आगे बढ़िए आप। देखिए, शुरू करते हैं। ज्योग्राफी का जो पहला हमने चैप्टर उठाया है वो है पृथ्वी की जो है पृथ्वी की आकृति और इसकी गतियां, पृथ्वी की गतियां। देखिए, यहाँ से क्वेश्चन जो है अच्छे खासे बनते हैं। एक दो क्वेश्चन तो बन ही जाता है, क्योंकि क्या कर सकते हैं कि आप ज्योग्राफी का एक बेस आधार है। यहाँ से आपको मतलब समझने में कोई कठिनाई नहीं होगी। मैं कोशिश करूंगा कि आपको मैं अच्छे से समझाऊं, और यहाँ से आपको कुछ नई चीजें जानने को मिलेंगे। एक बार बिल्कुल आप जो है मैं जो कह रहा हूँ उस पर थोड़ा सा बिलीव कीजिए। 10-5 मिनट में आपको समझ में आ जाएगा कि बिल्कुल आपको कुछ नया चीज़ देखने को मिला। क्योंकि जो है देखिए, एक हुआ कि आपको केवल सिलेबस खत्म करना वो अलग बात है, और चीज़ों को एनालाइज करके बताना वो अलग बात है। ठीक है, तो चलिए देखते हैं। क्या आई होप मैं अच्छा करूँ। तो देखिए, अब हम आते हैं टॉपिक पे। टॉपिक मेरा ये है कि पृथ्वी की आकृति और गतियां। हाँ, देखिए, टॉपिक ये है कि पृथ्वी की आकृति और गतियां। कि मैं यहां पे लिख दे रहा हूं, पृथ्वी की आकृति एवं गतियां। आपको बड़ा मजा आएगा। देखिए, कहा जाता है कि जब पृथ्वी बना तो उस पृथ्वी के पास जो है केवल एक लैंड मास हुआ करता था। एक जगह सारे जो भूभाग हैं वो एक ही जगह हुआ करते थे, और बाकी जो इलाके हैं, बाकी रेस्ट ऑफ द भाग है इधर, इस सब में पानी हुआ करता था, इसमें वाटर हुआ करता था। तो इसको हम पानी वाले भाग को हम क्या कहते हैं? इसको हम कहते हैं पैंथालसा। पैंथालसा। और जो रेस्ट ऑफ द भाग है, जो भूभाग है, उसको कहते हैं पेंजिया। पेंजिया। ठीक। दूसरा है कि पृथ्वी की आयु कितनी है। तो पृथ्वी की जो आयु है, कार्बन C14 के अनुसार, C14 के अनुसार पृथ्वी की जो आयु है लगभग 10 अरब साल है, अरब वर्ष है। लेकिन वर्तमान में जो आयु है वो है 4.6 अरब वर्ष। ये वर्तमान आयु है पृथ्वी की। चलिए, अब हम आगे देखते हैं कि जो पृथ्वी है, जो पृथ्वी है हमारा, इसकी आयु तो लगभग जो है 4.6 वर्ष है। लेकिन जितना आयु पृथ्वी का है उतना ही आयु सूर्य का भी है, यानी कि 10 अरब वर्ष। और उतना ही आयु चंद्रमा का भी है, उसकी भी आयु 10 अरब वर्ष ही है। अच्छा, पृथ्वी को जो ऊर्जा मिलता है, एनर्जी मिलता है, क्योंकि जो पृथ्वी को ऊर्जा मिलता है, ऊर्जा का 99.99% जो सोर्स है वो है सूरज। सूर्य। ठीक है, पृथ्वी के एनर्जी का सोर्स क्या है? तो सूर्य है। अगला कि जो पृथ्वी है हमारा, ये जो है, हम लोग कहते हैं कि पृथ्वी की आकृति कैसी है।
तो पृथ्वी की आकृति गोल है कि और कैसा है? देखिए याद रखिए कि पृथ्वी की आकृति गोल नहीं है, ठीक है। जो पृथ्वी की आकृति है वो है लधवक्ष गोलाव। लधवक्ष गोलाव, लधवक्ष गोलाव। लधवक्ष गोलाव को हम लोग क्या बोलते हैं? तो जियाड बोलते हैं। पृथ्वी की आकृति कैसी है? तो जियाड है, लधवक्ष गोलाव। अच्छा, अब बात आता है कि लधवक्ष गोलाव बोलेंगे किसको? देखिए हम लोग यहां पे एक मिनट के लिए देख लेते हैं थोड़ा। हाँ देखिएगा, लधवक्ष गोलाव किसको बोलेंगे? ये जो लधवक्ष गोलाव है, यानी कि लधवक्ष गोलाव, गोलाव का मतलब है कि वैसा गोला, याद रखिए, वैसा गोला जिसका बीच का भाग उभरा हुआ है और ऊपर का भाग चपटा है, इसको हम बोलते हैं लधवक्ष गोलाव, ठीक है। यानी कि जियाड, यानी कि इसका एक नाम और है, और उसका नाम है जो है उसे हम कहते हैं ऑब्लेट स्फेरिकल, यानी कि इसका जो नाम है वो ऑब्लेट स्फेरिकल है, यानी कि लधवक्ष गोलाव है। यानी बीच का भाग उभरा हुआ है और दोनों ऊपर का भाग जो वो चपटा है, इसको हम बोलते हैं लधवक्ष गोलाव, ठीक। अब आगे चलिए, ये हमारा पृथ्वी है, ठीक है। अब हमारा जो पृथ्वी है, ये सौर मंडल का एकमात्र ऐसा ग्रह है जहां पर क्या संभव है? तो जीवन संभव है। एकमात्र ऐसा ग्रह जहां जीवन संभव, जहां जीवन संभव। दूसरा कि पृथ्वी हमारे सौर मंडल का एकमात्र ऐसा ग्रह है जहां पर जल है, जहां पर जल है। एक मिनट, ये क्या है भाई? जहां पर जल की उपस्थिति है, ठीक। आ जाइए कि पृथ्वी जो है, हमारा जो पृथ्वी है, इस पे जो है एकमात्र ऐसा ग्रह है जहां पर जो है जीवन है, जहां पर जल है, और जल की उपस्थिति के कारण पृथ्वी जो है दूर से देखने पर कैसा दिखता है? तो नीला ग्रह दिखता है, नीला ग्रह है। आगे आ जाइए, अब कहता है कि जो पृथ्वी है, ये जो पृथ्वी है, पृथ्वी सूरज से एक सर्टेन दूरी पर है। पृथ्वी जो है सूरज से एक सर्टेन दूरी पर है। एक मान के चलिए कि यहां पे हम सूरज को रख लेते हैं, तो सूरज से पृथ्वी की दूरी 15.2 करोड़ किलोमीटर है, ठीक है। और इस दूरी को हम कहते हैं गोल्डीलैक्स जोन, गोल्डीलैक्स जोन, लैक्स जोन इसको कहते हैं, इस दूरी को। क्यों? क्योंकि इस दूरी पर अगर कोई पिंड रहेगा तो पृथ्वी जैसा हैबिटेट वहां उपस्थित होगा, यानी कि पृथ्वी जैसी जलवायु उपस्थित होगी, वहां पर जीवन संभव होगा। इसलिए इसको गोल्डीलैक्स जोन कहते हैं। अगर पृथ्वी इससे जो है अगर 1 लाख या 50,000 किलोमीटर भी आगे पीछे होता, तो पृथ्वी जैसी आज अभी दिख रही है उस तरीके से पृथ्वी नहीं होता, या मंगल जैसा होता, या फिर जो है ये शुक्र जैसा होता, कुछ अलग ही इस पे डाइवर्सिटी होती, बायोडाइवर्सिटी होती। तो ये तो पृथ्वी है। अब देखिए कि एक बात और आती है कि पृथ्वी को गोल सबसे पहले किसने कहा है? ठीक है, पृथ्वी की आकृति गोल है, ये जो है आकृति गोल है पृथ्वी की, ये किसने कहा पहले? तो इसने ये कहा है पाइथागोरस ने, गोरस ने कहा। उसके बाद अरस्तु ने कहा, उसके बाद ब्राह्महीर ने कहा, उसके बाद आर्यभट्ट ने कहा,
ठीक है, तो पृथ्वी को सबसे पहले गोल करने वाला पाइथागोरस है। अब आगे चलिए, अब है कि ये पृथ्वी गोल है, इसको भौगोलिक रूप से किसने बताया कि पृथ्वी गोल है? तो इसने इसको बताया पहले, देखिए ये सब इन लोगों ने तो अनुमान लगाया कि पृथ्वी गोल है, लेकिन पहली बार इसको 1520 में मैगलन ने जब पृथ्वी का चक्कर लगाया तब पता लगा कि पृथ्वी गोल है। ठीक, अब आगे बढ़िए। अब देखिए कि एक 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 एक, एक और यहां पे शब्द आता है कि पृथ्वी की गति, पृथ्वी की जो गतियां हैं वो कितनी हैं। तो एक मैं फ्रेश पेज ले लेता हूं। देखिए, अब है कि पृथ्वी की गति, तो पृथ्वी के बारे में ऐसे हम लोग नॉर्मल तरीके से देखते हैं कि पृथ्वी के पास दो ही गतियां हैं, लेकिन पृथ्वी के पास तीन गति है। ठीक है, पृथ्वी के पास तीन प्रकार की गतियां होती हैं। एक जो है उसको हम कहते हैं, देखिए गति, लेकिन मतलब कि अगर जो है आप कह सकते हैं कि सामान्य कंडीशन में, यानी कि सामान्य तौर पे दो ही गति है। एक है घूर्णन गति और दूसरा है, उसको हम कहते हैं परिक्रमण गति। परिक्रमण गति, ये दो प्रकार के। लेकिन एक गति और है, इसको हम कहते हैं जो है पूर्वगामी गति। ठीक है, अब देखिए ये जो घूर्णन गति है, अब मैं यहां पे आपको बताता हूं कि ये जो घूर्णन गति है, पहले मैं घूर्णन गति को डील कर लूं। तो घूर्णन गति कितने देर का है? तो ये है 24 घंटे का। 24 घंटे का। इससे होता क्या है? तो इससे जो है, इससे दिन रात होता है। ठीक, इससे सुबह शाम होता है, क्लियर? अच्छा, ये जो है होती कैसी है? तो ये जो गति है वो पश्चिम से पूरब की ओर होती है, घूर्णन गति। अच्छा, ये अपने अक्ष पे घूमती है, क्लियर? ये हो गया आपका घूर्णन गति। अब आइए यहाँ पे परिभ्रमण गति, ये परिक्रमण गति, सॉरी, घूर्णन गति को हम लोग परिभ्रमण गति कहते हैं। भ्रमण है ना। देखिए, परिभ्रमण से कंफ्यूज मत हो जाइएगा, हमने परिभ्रमण कहा है, परिक्रमण नहीं कहा है। यहां पे है ये परिक्रमण गति, यह परिक्रमण गति है। परिक्रमण का मतलब क्या हुआ? इसका जो टाइम है वो है 365 दिन। 365 दिन ये घूमता है। ठीक, इससे क्या होता है? तो मौसम में परिवर्तन होता है, इससे होता है। इससे क्या होता है और क्या होगा? इससे जो मौसम परिवर्तन होता है इसमें, और ये भी गति जो है वे पश्चिम से पूरब की ओर ही है, पूरब की ओर है। ये भी गति मूव करती है, हाँ, ये भी घूमते हैं पश्चिम से पूर्व की ओर। आगे है कि एक गति और है, इसको कहते हैं पूर्वगामी गति। पूर्वगामी गति का जो टाइम है वो है आपका लगभग 25,767 वर्ष, यानी कि 25,767 वर्ष में घूमता है। अब मैं आपको पूर्वगामी गति मैं समझा देता हूं। देखिए, कोई भी गोलाई है,
अगर गोला घूम रहा है तो एक घूमने के साथ साथ में क्या होता है ना कि ये जो है एक ऊपर नीचे भी जाता है, समझे। अगर आप नहीं समझोगे तो फिर हो सकता है गड़बड़। ये जो है ये घूमने के क्रम में मान लीजिए कि एक इसमें हम एक लकड़ी को कील ठोक देते हैं, तो ये जो है लकड़ी का कील जो है ना ये ऊपर नीचे होता है, मतलब ऊपर नीचे ऐसे 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 ऐसे। तो ये जो है इसके जो ऊपर नीचे का होने का जो डिस्टेंस है वो लगभग है 23.2 से 23.7 डिग्री के बीच में ये मूवमेंट होता है ऐसे ऐसे, जो भी चीज घूमता है तो, समझे। तो ये आप समझ गए इसको। अब इसको मैं मिटा दे रहा हूं। अब देखिए कि जो पृथ्वी की आकृति है ना, इसके दो प्रकार के अक्ष होते हैं। अक्ष का मतलब जिस पर पृथ्वी घूम रहा है ना। तो ये जो अक्ष है ना, तो ये जो है जिसको हम कहते हैं ना कि एक अक्ष जो है वो इसको कहते हैं भौतिक अक्ष। ये जो है ये भौतिक अक्ष है, और एक है चुंबकीय अक्ष, समझ गए। एक भौतिक अक्ष और एक चुंबकीय अक्ष। चुंबकीय अक्ष, भौतिक अक्ष चुंबकीय अक्ष क्या है। देखिए ऐसे पृथ्वी को होना चाहिए था सीधा, लेकिन सीधा है नहीं, ये पृथ्वी थोड़ा सा टेढ़ा हो गया है। टेढ़ा होने का मतलब कितना है, तो 23.5 डिग्री झुका हुआ है, 23.5 डिग्री ये झुका हुआ है ये, ठीक है। अब 23.5 डिग्री झुका होने के कारण क्या हो गया है कि जो है आप देखिए इसको अच्छे से अगर समझिएगा तो आपको बड़ा मजा आएगा इसमें। ये जो है आपका भौतिक अक्ष है और एक चुंबकीय अक्ष होता है। चुंबकीय अक्ष हम बाद में आपको डील करेंगे। चुंबकीय अक्ष जो है वो पृथ्वी के अंदर जो ये है क्या कह सकते हैं कि जो कोर है, कोर को हम लोग दो भागों में विभाजित करते हैं, इनर कोर और आउटर कोर। तो जो इनर कोर है, आउटर कोर में जो मूव करता है, घूमता है, इसके कारण जो एक विद्युत चुंबकीय तरंग उत्पन्न होता है, उससे निकलता है एक तरंग, उससे एक अक्ष बनता है, उसको हम कहते हैं चुंबकीय अक्ष, जो बदलता रहता है, ठीक है। जो है कभी कनाडा में आपको दिखेगा, कभी रशिया में दिखेगा, कभी अमेरिका में दिख जाता है वो। तो अमेरिका में तो नहीं, कनाडा और रशिया में दिखता है अक्सर, ठीक है। हाँ, अमेरिका में कभी कभी दिख जाता है वो, बिल्कुल। अमेरिका अलास्का वगैरह का जो इलाका है ना, उसमें कभी कभी दिख जाता है। तो ये है, ये 23.5 डिग्री झुका हुआ है। तो अब 23.5 डिग्री झुका होने का कारण क्या है कि ये जो पूरी पृथ्वी है ना, वो पूरी की पृथ्वी झुक जाती है। जैसे समझिए ऐसे कि अब जो है 23.5 डिग्री झुका हुआ, ऐसे झुका हुआ है, तो आप देखें कि इस प्रकार से है ऐसे। यह मैं तो पूरा झुकाया भी नहीं। ये है 0 डिग्री अक्षांश रेखा, अक्षांश रेखा, इसी को हम कहते हैं भूमध्य रेखा, भूमध्य रेखा, या इसी को हम लोग कहते हैं, इसी को हम कहते हैं विषुवत रेखा, विषुवत रेखा। अब देखिए ये तीनों का अलग अलग अर्थ है। ये जो तीन नाम है इसके, इस लाइन को, है ना, इस लाइन के तीन नाम है, तीनों के अलग अलग अर्थ है। अब तीनों का अलग अलग अर्थ है, तो अर्थ क्या है देखिएगा। ये जो 0 डिग्री अक्षांश रेखा है, इसका मतलब क्या है कि ये 0 डिग्री अक्षांश को हम आधार मान करके हम जो है पृथ्वी पर अक्षांश रेखाओं की काउंटिंग करते हैं, गिनती करते हैं। अब अक्षांश रेखा क्या है, हम अक्षांश वाले चैप्टर में पढ़ाएंगे कि अक्षांश रेखा क्या है। देखिए अक्षांश रेखा बस एक मिनट में समझिए कि एक ही गोलार्ध में, यानी कि ये जो है उत्तरी गोलार्ध हो गया, ये उत्तरी गोलार्ध, ये है उत्तरी गोलार्ध, और ये है दक्षिणी गोलार्ध, ये दक्षिणी गोलार्ध है। तो अक्षांश रेखा जो है एक ही गोलार्ध में दो समान अक्षांश रेखाओं को
मिलाने वाली जो रेखा होगी वो अक्षांश रेखा होगी। मान लीजिए कि ये 90 डिग्री का कोण बना है यहाँ से यहाँ तक, तो 90 डिग्री में मान लेते हैं कि ये 10 डिग्री है, तो इधर भी 90 है, तो यहाँ भी 10 डिग्री है। तो एक ही गोलार्ध में दो समान अक्षांश 10 डिग्री यहाँ 10 डिग्री यहाँ को मिलाने वाली जो रेखा हो जाएगी, ये रेखा को हम कहेंगे 10 डिग्री अक्षांश रेखा, सिंबल। और ये जो रेखा है एक काल्पनिक रेखा है, एक जो है आप कह सकते हैं कि एक काल्पनिक रेखा है, हाँ ये काल्पनिक रेखा है। तो इस प्रकार से इसको समझ रहे हैं आप। अब आगे देखिएगा कि जो अक्षांश रेखा, इसमें 5 महत्वपूर्ण रेखाएं हैं। 5 महत्वपूर्ण रेखाएं क्या है? ये तो समझ गए, अक्षांश रेखा, भूमध्य रेखा और ये। यहाँ पे 5 महत्वपूर्ण रेखाएं आपको दिखेंगी। देखिए 5 कौन कौन है। ये तो 0 डिग्री हो गया, 0 डिग्री अक्षांश रेखा। एक है दक्षिण में 23.5 डिग्री मकर रेखा, मकर रेखा। फिर 66.5 डिग्री है, 66.5 डिग्री अंटार्कटिका वृत्त, अंटार्कटिका वृत्त। और ये तो 90 डिग्री है ही, क्योंकि ये पोल है, ये जो है साउथ पोल है और ये है नॉर्थ पोल, नॉर्थ पोल है। 90 डिग्री यहाँ भी है, तो इधर भी है आपको 23.5 डिग्री उत्तरी अक्षांश, यानी कि 23.5 डिग्री नॉर्थ में, ये सब साउथ में है, ये सब साउथ में है। नॉर्थ में है कौन सा? तो कर्क रेखा यहाँ पे है, कर्क रेखा है। ये 66.5 डिग्री है, जो कहते हैं आर्कटिक वृत्त, आर्कटिक वृत्त। ठीक। अब देखिए बात आती है कि 23.5 डिग्री ही क्यों कर्क रेखा या मकर रेखा? इसके पीछे कारण है कि जितना हमारा पृथ्वी झुका हुआ है उतना ही कर्क रेखा और मकर रेखा का जो है डिस्टेंस है 0 डिग्री से। अगर हमारी पृथ्वी जो है अगर 40 डिग्री झुकी होती तो 40 डिग्री पे कर्क रेखा और मकर रेखा होता। इसके कारण क्या है कि कर्क रेखा और मकर रेखा का इंपॉर्टेंस इतना ही है कि जो पृथ्वी जब झुकी हुई है तो पृथ्वी का जो मूवमेंट होता है उत्तर और दक्षिण में, यानी कि जब हम आसान भाषा में समझते हैं कि सूरज जो है वो पृथ्वी से 23.5 डिग्री उत्तर और 23.5 डिग्री दक्षिण घूमते रहती है ऐसे। तो 23.5 डिग्री जब उत्तर में जाता है तो सूरज का उत्तरायण कहलाता है। और ये जो है 23.5 डिग्री उत्तर में जब सूरज होता है उस दिन जो है 21 जून होता है। 21 जून के दिन 23.5 डिग्री पर सूरज उत्तर में होता है। और आप देखेंगे कि 22 दिसंबर के दिन सूरज दक्षिण में होता है, मकर रेखा पर होता है। ठीक। तो ये जो है इस तरीके से आप इसको समझ सकते हैं। समझ गए? अब है कि अब एक चीज और इसमें समझने वाली आपके पास है कि जो है ये जो पृथ्वी है, ये तो समझ गए होंगे, इसको मैं हटा देता हूँ। देखिए ये जो पृथ्वी है, पृथ्वी का जो व्यास है, पृथ्वी के 2 व्यास हैं। एक है विषुवतीय व्यास, एक जो है आपका है विषुवतीय व्यास। विषुवतीय व्यास इसको कहते हैं विषुवतीय व्यास, विषुवतीय व्यास। विषुवतीय व्यास जो है इसकी जो ये है आप कह सकते हैं कि जो दूरी है ये है 12,754 किलोमीटर। और ध्रुवीय व्यास जो है इसको कहते हैं ध्रुवीय व्यास, ध्रुवीय व्यास ये जो है 12,714 किलोमीटर। तो प्रश्न क्या पूछते हैं? प्रश्न पूछते हैं कि विषुवतीय व्यास ध्रुवीय व्यास से कितना किलोमीटर कम है या अधिक है। अगर कम पूछेंगे तो हम क्या करेंगे कि 12,000, अगर विषुवतीय व्यास ज़्यादा है ध्रुवीय व्यास कम है तो नॉर्मल सा आप ये करेंगे कि आप क्या करेंगे, इसको हम हटा देते हैं। आप जो है 12,754 में से 12,714 को हम घटा देंगे तो आ जाएगा 43 किलोमीटर।
ठीक है। तो 12,014 में से घटाते हैं 43 किलोमीटर आ जाएगा हमारा क्या, तो विषुवतीय व्यास ध्रुवीय व्यास से 43 किलोमीटर अधिक है। ठीक है, क्योंकि ध्रुव इसलिए चपटा है ना, ये वाला इलाका चपटा होने के कारण ये जो है ये बाहर का भाग उभरा हुआ है, इसके कारण जो है विषुवतीय व्यास अधिक है। ठीक, अब आगे चलिए। हाँ, अब आगे आइए, अब आगे चलते हैं तो देखते हैं यहां पर कि ये जो पृथ्वी है इसका तापमान कितना है। तो पृथ्वी का तापमान जो है पृथ्वी का ये है 15 डिग्री, लेकिन सूरज जहां पे होता है, सूरज वाले भाग पर इसका तापमान जो है 17 डिग्री हो जाता है। ठीक है, अब है कि पृथ्वी पर सबसे अधिक तापमान होती कहां है। तो पृथ्वी पर सबसे अधिक तापमान होता है विषुवत रेखा से जो है यहां इस इलाके में, यानी कि जो है आप कह सकते हैं कि ट्रॉपिकल रीजन में, यानी कि उष्णकटिबंधीय क्षेत्र में तापमान अधिक होता है। यहां पर तापमान लगभग हो जाता है 24 डिग्री से 27 डिग्री के बीच में। पृथ्वी पर सबसे अधिक तापमान यहीं पे पाया जाता है। देखिए, वो अलग बात है कि पृथ्वी पर अधिक तापमान कहां होगा, वो अलग बात है। यहां पर तापमान की मैं बात कर रहा हूं, औसत तापमान की मैं बात कर रहा हूं कि यहां पर तापमान अधिक होता है। अच्छा, सबसे कम तापांतर कहां होता है, सबसे कम तापांतर कहां होगा, ताप का अंतर कहां होता है, यहीं पे सबसे कम तापांतर होगा। अब आगे चलिए, अब आगे कहता है कि जो है हाँ, अब है कि पृथ्वी का जो परिक्रमण काल है वो कितना किलोमीटर का, कोई पूछ लेता है, इसे पूछता तो नहीं है। तो पृथ्वी का परिक्रमण काल जो है, पृथ्वी सूरज को जो चक्कर लगाती है वो 1,07,000 किलोमीटर पर आवर लगाती है चक्कर। और अपने अक्ष पर जो पृथ्वी घूमती है, यानी कि परिभ्रमण काल जो है, परिभ्रमण काल जो है वो है 1600 समथिंग है शायद, मेरे हिसाब से एग्जैक्टली डेटा हमको पता नहीं, 1627 किलोमीटर पर आवर है। और डेटा हमको ऐसे ही आएगा, हम आपको बता देंगे कि कितना है जो, तो ये आपको दिख जाएगा यहाँ पर। चलिए, अब आगे एक टॉपिक और उसको भी क्लियर कर देते हैं। देखिए, तो पृथ्वी के ऊपर हम लोग टेम्परेचर देख लिए, हाँ, एक चीज और है आपको देखना है कि पृथ्वी के घूर्णन के कारण, यानी कि बहुत इंपॉर्टेंट है ये, पृथ्वी के घूर्णन के कारण पृथ्वी में एक बल का निर्माण होता है, हम उसको कहते हैं कोरियोलिस बल। कोरियोलिस बल, कोरियोलिस बल के कारण क्या होता है कि पृथ्वी पर जो जो उत्तरी गोलार्ध है, उत्तरी गोलार्ध में जो हवाएं होती है ना, वो विषुवत रेखा के नजदीक अपने दाईं ओर मुड़ जाती है, यानी कि क्लॉकवाइज घूमना शुरू कर देती हैं। और दक्षिणी गोलार्ध में धाराएं जो है वो एंटी क्लॉकवाइज, हवाएं जो है वो एंटी क्लॉकवाइज हो जाती हैं। यही कारण है कि इन इलाकों में आप देखेंगे, इन इलाकों में, तो इस इलाकों में आपको दिखेगा इस प्रकार से पवनें चलती हुई, यानी कि ये जो है वो व्यापारिक पवनें हैं, ये वाला। इसके बाद आपको दिखेगा पछुआ पवनें जो पश्चिम से चलती हैं। तो ये जो है आपको कोरियोलिस घूर्णन के कारण कोरियोलिस बल का निर्माण होता है, याद रखिएगा। ठीक है, कोरियोलिस बल का मतलब होता है कि देखिए, वैसा बल जिसको कहते हैं विक्षेपक बल है ये। मान लीजिए एक गोला है, एक झूला है, इस पे आप यहाँ बैठे हुए हैं, तो आपको अगर इसके पास गेंद फेंकना है, तो अगर ये घूम रहा है झूला, तो अगर इसके पास गेंद फेंकिए तो इसके पास न जाकर गेंद कहाँ चल जाएगा, ये डेविएट करके यहाँ पे चल जाएगा, इसके पास चला जाएगा। तो इसी को हम कोरियोलिस फोर्स कहते हैं, कोरियोलिस बल कहते हैं। ठीक है, तो इस वीडियो में इतना ही, और नेक्स्ट में मैं क्लास जो है देखता हूँ कल। तब तक के लिए धन्यवाद।